गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर, धातु और अधातु के ऊपर। ठीक है, अब हमें पता है कि देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। ठीक है, जो मैं आपको साथ ही साथ में बताता भी चलूँगा। अब देखो, मेटल एंड मेटल जो है ये बेसिकली है क्या? धातु और अधातु जो है ये तत्वों के वर्गीकरण का सबसे सरल तरीका है। ठीक है, जब शुरू में तत्व मिलना शुरू हुए, एलिमेंट्स मिलना शुरू हुए, और जो उस समय के साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है इनकी स्टडी शुरू की। वैसे तो एंशियंट इंडिया में अगर हम देखेंगे, पुराने भारत, प्राचीन भारत में भी धातु अधातुओं का काफ़ी सारा ज्ञान जो है उपलब्ध है और हमारे कई सारे उपनिषद और ग्रंथों में मिलता है। ठीक, पर अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो जो अरस्तु थे, अरस्तु ने सबसे पहले धातु और अधातु के बारे में हमको बताया। तो बेसिकली धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल जो है हमारा आज का जो टॉपिक है, इसको हम किस रूप में पढ़ते थे? पहले धातु और अधातु को हम केवल तत्वों के वर्गीकरण के रूप में पढ़ते थे। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था सबसे पहले अरस्तु के द्वारा, और उन्होंने ही हमको ये बताया था कि भाई तत्व जो है वो दो अवस्थाओं में मिलते हैं। हालांकि बाद में पता चला कि फिर नॉन मेटल्स के अलावा भी जो है मेटलॉइड्स भी होते हैं, उप धातुएं भी होती हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल, ये दो चीज़ें जो है तत्वों के वर्गीकरण का सबसे सरल हिस्सा है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये है सबसे पहला कि भाई हमारे पास आज के टाइम पर कितने एलिमेंट्स या कितने तत्व जो है वो अवेलेबल है। ठीक, तो जनरली सबको पता ही होगा कि 118 जो तत्व है, ठीक है, 118 तत्व जो है हमारे पास आज की तारीख में उपलब्ध है। पर अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ठीक है, या मैं आपसे कहूं कि भाई 118 से भी ज़्यादा तत्व हमारे पास अवेलेबल हैं, बट जो 118 तत्व हैं उनके बारे में हमको काफ़ी सारा नॉलेज है। उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, किसके साथ वो कैसा रिएक्शन करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। और एलिमेंट्स तो दूसरे भी हैं, 118 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, बट उन एलिमेंट्स के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास उतनी नहीं है, इसलिए उनको ऑफिशियली जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक, आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, और पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ऐसे भी कुछ स्थान खाली हैं, कुछ जगहें जो है प्लेस एम्प्टी है, जहाँ पर इन फ्यूचर कौन से एलिमेंट्स जो हैं आने वाले हैं उनके बारे में भी जो है भविष्यवाणी एक तरह से प्रिडिक्शन किया गया है। ठीक, चलो तो हम शुरू करते हैं हमारे धातु और अधातु के ऊपर। 118 तत्व है, और उन 118 ज्ञात तत्वों जिनके बारे में हमें लगभग बहुत सारी जानकारी है, उन तत्वों में से जो है धातुएं और धातुएं, और एक और चीज़ हम इसमें जोड़ लेते हैं, उपधातुएं। उपधातु, ठीक है, मतलब मेटलॉइड। उपधातु का मतलब कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित हो, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी अवेलेबल हो, उसको हम उपधातु बोलेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, क्या होती है धातु? पहला प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि धातु क्या होती है। देखो, जनरली हमें पता है कि जैसे जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आयरन है हमारा, लोहा, तांबा, और आपका जो है तांबे के बाद आप बोल सकते हो कि जिंक है, ये सारी चीज़ें जो है धातु है। ठीक, अब धातु को परिभाषित अगर करना हो, धातु को अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन उसकी बनाना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी डेफिनेशन से जो हम धातु के बारे में लिख सकते हैं। उन्हीं में से हम कुछ को यहाँ पर देखते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है, हम उसको देखते हैं कि पहले किसी भी तत्व के अगर आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम मेटल कहेंगे। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। अब देखो, आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये तो कुछ बहुत सी बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि देखो, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एटम सबको पता होता है, एटम है, उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक, और ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ये किसी भी एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब हर एलिमेंट के पास एटम होते हैं, सबके अलग अलग एटम्स होते हैं। तो अगर हम कहें कि जैसे बात करी हमने यहाँ पर, देखो ये इतने सारे एलिमेंट्स मैंने पीरियोडिक टेबल पूरा ही लगभग उतार दिया है, केवल एफ ब्लॉक इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो कोई भी एक मेटल ले लो, जैसे कि मान लो ये हमने सोडियम ले लिया या पोटेशियम ले लिया, ठीक है, तो ये सोडियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 11 होता है, 11 होता है।
एटॉमिक नंबर 11 है। अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं, मतलब का इसको अगर विन्यासित करूं कि 2 इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 और लास्ट वाले में 1 बचा। भाई 8 और 2 10 और 1 11। अब जो लोग ये चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि ऑर्बिट वगैरह ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है। तो मैं उनको भी एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ। मैंने एटम के बारे में आपको बताया कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, हमारे पूरे आप बोल सकते हो यूनिवर्स का। सब परमाणु जो है सबसे छोटा कण है किसी भी पदार्थ का या यूनिवर्स का। उसी से मिलकर सारे पदार्थ बनते हैं। चाहे लोहा हो तो उसमें आयरन के मेटल होंगे, मतलब लोहे के परमाणु होंगे, ठीक। अगर तांबा है तो उसमें तांबे के परमाणु है, लकड़ी है तो उसमें लकड़ी के परमाणु है, ठीक। इस तरीके से हर चीज़, चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित हो, उसमें परमाणु उपस्थित होता है, मतलब एटम उपस्थित होता है, ठीक। और ये जो चीज़ है, एटम का जो सिद्धांत है, ये बहुत पहले हमारे एक ऋषि थे जिनका नाम था कणाद। कणाद ऋषि ने परमाणु के सिद्धांत के बारे में हमको बताया था कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, ठीक। फिर बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट ने भी स्टडी की और एटम्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली। तो देखो, किसी भी परमाणु को, चाहे वो लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, तांबा हो, ठीक है, लकड़ी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, उन सभी में परमाणु उपस्थित है, एटम उपस्थित है, बट उन सबका एटम अलग अलग होता है। पर जो बेसिक एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है कि देखो, एक एटम है। अब चूंकि ब्रह्मांड में हर चीज़ कैसी होती है, गोल होती है। हमको दिखता है कि प्लेनेट अर्थ कैसा है, गोल है, ठीक है। जितने भी स्टार्स है वो सारे कैसे हैं, गोल है। तो जो स्पेरिकल शेप होता है, गोलाकार आकृति होती है, वही सबसे ज़्यादा स्थायी आकृति होती है। हम देखते हैं ना कि अगर ऊपर से आप पानी गिराओगे तो जल की बूंद भी गोल बन जाती है। तो स्पेरिकल शेप जो होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग सबसे स्टेबल जो है आकृति होती है, और इसी वजह से हर वस्तु वही शेप जो है लेना चाहती है। तो इसीलिए एटम भी जो है वो किस शेप का होता है, स्पेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इसमें केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 2 कण होते हैं। मतलब इस एटम के अंदर भी 3 कण होते हैं। एटम सबसे छोटा कण है और एटम के अंदर 3 कण होते हैं। एटम के अंदर कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल n से, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। और भी बहुत से कण होते हैं पर उनकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है। जो मेजर बात कर रहे हैं हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कक्षा में घूमता रहता है। भाई जैसे पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट घूम रहे थे, कल हमने पढ़ा था, या पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा घूमता है, कल हमने पढ़ा था, वैसे ही परमाणु की कक्षा में, ठीक है, बहुत छोटा परमाणु, उसकी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इस तरीके से। तो ये किसी भी एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। फाइन। अब देखो कि जैसे मैंने कहा कि भाई ये एटम आयरन का है, ठीक है, आयरन जैसे हम देखते हैं, ये रहा आयरन, है ना। तो आयरन का है, या चलो आयरन तो अभी बड़ा हो जाएगा, हम छोटे छोटे एटम्स लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन का एटम है, सबसे छोटा एटम है। तो हाइड्रोजन का जो एटम होगा उसमें, अब इनमें डिफरेंस क्या है, हम कह रहे हैं कि हर एटम की संरचना इसी तरीके से होती है, परंतु सब में अलग अलग एटम होता है। तो अंतर क्या होता है, अंतर इनकी संख्या में होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, या फिर हम सोडियम की बात करें, थोड़ा सा हाइड्रोजन में तो केवल एक ही होता है, तो उसमें हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। सोडियम को अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं। सोडियम का जो एक एटम होगा उसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन का मतलब कि धनात्मक कण, जो किसी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, उसके केंद्र के अंदर। परमाणु में 3 तरीके कण हैं, प्रोटॉन जो धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, ठीक। तो प्रोटॉन जो है वो सोडियम में 11 है, पर अगर यहीं पर मैं मैग्नीशियम, ठीक है, जो कि उसके बगल में ही है, ये देखो, ये सोडियम, ये मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का अगर मैं एटम बनाता हूं तो मैग्नीशियम में प्रोटॉनों की संख्या 12 हो जाएगी, और जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 है, ठीक। तो प्रोटॉन की संख्या यहां पर बदल रही है, इसीलिए परमाणु भी बदल गया। सोडियम के प्रोटॉन 11, मैग्नीशियम के प्रोटॉन 12, सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी 11, ठीक है, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 12, ठीक। बचा ये जो न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के योग को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के योग को बोलते हैं एटॉमिक वेट, मतलब परमाणु का भार। जो भी एटम है उसके अंदर जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है, उन दोनों के योग को बोला जाता है परमाणु भार, और केवल प्रोटॉनों की संख्या को बोला जाता है परमाणु क्रमांक,
ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। तो अगर मैंने कहा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है 11, इसका मतलब है कि सोडियम के एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक में कितने प्रोटॉन है 11 प्रोटॉन है। मैंने कहा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या 12 है, मतलब मैग्नीशियम के नाभिक के पास 12 प्रोटॉन है। क्लियर इतनी बात। तो ये हुई। अब देखो कि एटॉमिक वेट का मतलब इन दोनों का योग। तो यहां पर अगर हम देखें तो सोडियम के पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ये सोडियम का मॉलिक्यूल है, एटम है, और ये मैग्नीशियम का। तो अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होती है। अब हमको ये पता कैसे चलता है कि इसमें 11 है कि 12 है, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल थॉट्स है, मतलब कि प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने इसको पहले से काउंट करके रखा हुआ है, हमें केवल इनकी स्टडी करनी है। ठीक है, हमने ये कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया, ये ऑलरेडी सारे ऑब्जर्व हैं और पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं, हमको केवल इनकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो प्रोटॉन 11 किसमें, सोडियम में, न्यूट्रॉन कितने 12, तो सोडियम का जो है एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, ठीक है 12 + 11 मतलब कि ये हो गया 23। ठीक, तो सोडियम का परमाणु भार हो गया 23। उसी तरह अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट जो होता है, इसमें न्यूट्रॉन 12 ही होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक वेट जो है वो 24 हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी। अभी हमें न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, आज जो चीज़ हम समझने वाले हैं उसमें हमें प्रोटॉन से मतलब है और इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ठीक, तो प्रोटॉनों की संख्या जो है किसी भी तत्व की कभी बदलेगी नहीं, वो हमेशा अलग हर तत्व की अलग अलग होगी। और जैसे मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है तो ये 12 ही रहेंगे। अगर 12 से 11 हो गए तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम। अगर 12 से 13 हो गए तो वो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। बात समझ में आई। पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है, तो 11 में से एक चला भी गया कहीं, ठीक है, बाहर, तब भी ये सोडियम सोडियम ही रहेगा, ये किसी अन्य तत्व में नहीं बदलेगा। ठीक, अब देखो ये एक चीज समझ में आई। अब दूसरी चीज है कि हर तत्व जो है वो क्या चाहता है, हर तत्व चाहता है कि वो स्थायित्व में रहे। ठीक है, जैसे हम लोग भी चाहते हैं ना कि सारे अच्छे सेटल हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए वगैरह वगैरह, तो वैसे ही हर एटम भी चाहता है कि वो सेटल रहे, वो स्थायी रहे। ठीक है, वो नष्ट ना हो। और इसीलिए वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे रास्तों का चयन करता है जिसकी वजह से उसका स्थायित्व बढ़े, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो। तो वो क्या करता है कि देखो, अब फिर से वही हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। तो सोडियम ने, हमने कहा कि प्रोटॉन उसके पास है 11। ठीक, अब वैज्ञानिकों ने बनाए हैं कुछ, ठीक है, कि भाई किस तत्व को हम स्थायी कहेंगे और किस तत्व को अस्थायी कहेंगे। ठीक, तो किस तत्व को स्थायी कहेंगे, वैज्ञानिकों के अनुसार जो नियम रूल्स बने उनके अनुसार उस तत्व को स्थायी कहा जाएगा जिसके अंतिम कक्ष में, ठीक है, अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या 18 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब ये अंतिम कक्ष क्या है तो उसको समझ लो पहले। ठीक है, तो किसी भी तत्व को वैज्ञानिकों ने उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भाई हमने कह तो दिया कि सोडियम में जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन है, पर वो 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर है। प्रोटॉनों का तो हमको मालूम है कि प्रोटॉन तो सारे के सारे न्यूक्लियस में, पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो फिर इसको जो है डिस्क्राइब किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। कैसे कि वैज्ञानिकों ने कहा कि सोडियम के या किसी भी तत्व के पहले कक्ष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये रूल है जो वैज्ञानिकों ने बनाया है। और ये किस आधार पर बनाया है, विभिन्न तत्वों का अध्ययन करके। उन्होंने जितने भी तत्वों का अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि किसी भी तत्व के पहले कक्ष में, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्होंने रूल बना दिया कि भाई हर तत्व के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे ऑर्बिट में जो है, किसी भी तत्व के दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा जो ऑर्बिट है, भाई देखो ये ऑर्बिट कैसे बनेंगे, मान लो किसी तत्व के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक ही ऑर्बिट होगा। उसको भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उसको ज़्यादा ऑर्बिट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अभी हमने सैटेलाइट के बारे में बात की थी कल, तो पृथ्वी पर
जब हम सैटेलाइट कम संख्या में छोड़ते थे, ठीक है, तो हमें भी कोई ज़्यादा ऑर्बिट की आवश्यकता नहीं थी, पर जैसे जैसे सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ती गई तो हमारे ऑर्बिट्स भी जो है उनका नंबर भी कैसा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। भाई पहले ऑर्बिट में मान लो हमने इतने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं कि वो सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक सैटेलाइट को दूसरे ऑर्बिट में छोड़ देंगे। इस तरीके से ऑर्बिट का मतलब वो कक्षा, वो जगह जिस पर हम नाभिक से उसकी दूरी बदल सकते हैं, ठीक। ये एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा हो गया, इसी तरीके से ये तीसरा हो गया, फाइन। तो इसी तरीके से एटम भी क्या कर रहे हैं कि पहले कक्ष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दूसरे में 8 रखते हैं, ठीक, फिर तीसरे में जो है 18 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, फाइन। और इसके बाद जो है 18 के बाद जो है 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है रखे जाते हैं अगले कक्ष में, फाइन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन वैज्ञानिकों ने तत्वों का अध्ययन करके प्राप्त किया कि किसी भी तत्व के पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और आखिरी वाले में 32 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब देखो, मान लो किसी तत्व के पास, जैसे सोडियम है, उसके पास तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है बस, ठीक है, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो ये सारी चीजें तो अभी इसके काम की नहीं है, 18 और 32 वाली, ठीक। तो उसके लिए क्या होगा कि पहले कक्ष में या पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो हो गए कितने, 10। अब 11 में से 10 तो अरेंज हो गए, बचा कितना, 1, इसीलिए उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ रखते हैं, अंतिम कक्ष में। तो सोडियम के लिए अंतिम कक्ष कौन सा हो गया, उसका तीसरा कक्ष, उसका तीसरा ऑर्बिटर, ठीक। अगर कोई बड़ा एलिमेंट है, जैसे कि बड़ा एलिमेंट हम ले लेते हैं, मान लो इसमें से कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम का जो है 20 होता है, जो है उसका 20 नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर क्या होगा, पहले में 2, दूसरे में 8, हो गए 10, बचे कितने, फिर भी 10, तो फिर तीसरे में फिर से क्या होते हैं, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, रेस्ट ऑफ, वो उनको बाहर वाले कक्ष में रखा जाता है, इस तरीके से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी और उनको उसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। तो अब जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था उसको आप समझ सकोगे कि हमने कहा कि धातुएं किसे कहेंगे, धातुएं उसे कहेंगे जिसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो उस तत्व को हम कहेंगे कि ये धातु है। बात समझ में आ गई, अंतिम कक्ष क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखो जरा, हम धातुओं का, 1-2 धातुओं का थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। तो देखो, कोई सी भी एक धातु ले लो, जैसे कि अभी सोडियम तो हमने देख ही लिया है, ठीक है, मैग्नीशियम या पोटेशियम ले लो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 होता है, फाइन। अब देखो, वैसे तो 118 तत्व हैं और सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार हमको याद होने चाहिए, ठीक है, बट अभी जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट नहीं है उनको याद करने की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने पोटेशियम ले लिया, जिसका प्रोटॉन जिसके पास है 19, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन की अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब पोटेशियम का पहला कक्ष, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, ठीक। पोटेशियम का दूसरा कक्ष, पोटेशियम का दूसरा कक्ष, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, तो 8 और 2 10। अब पोटेशियम का कितना है, 19 है, ठीक है, 19 में से 10 तो यूज हो चुके हैं, अब बचे कितने, 9, मतलब कि अंतिम जो सेकेंड लास्ट होगा उसमें भी 8 होंगे, और जो आउटर मोस्ट है, ठीक है, उसमें कितना आ जाएगा, 1। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी इसी के साथ रख दे, 9 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये जो एटम है ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये अस्थायी हो जाएगा, और इसी वजह से परमाणु इस तरीके का स्थायित्व प्राप्त नहीं करता है, ठीक है। परमाणु किस तरीके का स्थायित्व प्राप्त करेगा, जहां पर उसकी जो स्थायित्व है वो बढ़े, ठीक। तो अब पोटेशियम के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसीलिए पोटेशियम क्या है, धातु है, फाइन। और सोडियम में भी हमने देखा था कि अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, इसीलिए सोडियम भी क्या है, धातु है, ठीक। अब आप थोड़ी और बड़ी धातु को देख लो, जैसे कि आयरन, जो कि हमारे आसपास बहुत सारा अवेलेबल होता है। तो आयरन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 26 में देखो तो प्रोटॉन हो गया उसके पास 26, उसका सिंबल हो गया आयरन का Fe, ठीक है। अब ये पहले ऑर्बिट में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। दूसरे में कितने जाएंगे भाई, 8, 8 और 2 10। तीसरे में अब कितने जाएंगे बोलो जरा, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, हो गए 10। फिर से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, अब
अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। अब इसके बाद एक में और 8 हम रख सकते हैं, ठीक। फिर अगले में देखो, ठीक, अगले में क्या, 8 और 8 16, 16 17 18। अब आयरन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अभी भी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे एटम बढ़ा तो इसीलिए यहाँ पर अब आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक और चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो रूल हमने बनाया कि भाई 2 8, ठीक है, अगर 18 हम यहाँ पर रख देते हैं तो 18 तो उतने तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि 18 और 8 कितने होंगे, 18 और 8 हो जाएंगे आपके 26, ठीक है, मतलब कि 28 हो जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन है। तो उनको अगर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम रखेंगे तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फाइन। अब देखो कि यहाँ पर हमने तो कहा था कि भाई आयरन जो है या कोई भी धातु है उसके अंतिम कक्ष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो धातु कहलाएगी। पर आयरन का अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है अंत में उस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हमको नहीं मिल रहा है, उस तरीके का विन्यास हमको नहीं मिल रहा है। तो क्या आयरन धातु नहीं है, ठीक है, धातु है, परंतु वो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब वो किस नियम का पालन करता है, तो देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया, ये होता है ऑर्बिट के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऑर्बिट के हिसाब से, फाइन। अब ये दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब ये है कक्ष और ये है कक्षा। कक्ष और कक्षा क्या होते हैं, कक्ष का मतलब ये पूरा सर्कुलर पाथ, इसको कक्ष बोलते हैं, और कक्षा का मतलब इस सर्कुलर पाथ में वो वाला हिस्सा जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है, इस पूरे सर्कुलर पाथ में वो हिस्सा या वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब देखो ऑर्बिटल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑर्बिटल 4 होते हैं, s p d और f। इन चारों के नाम है s p d और f। ये 4 ऑर्बिटल है हमारे पास, फाइन। s ऑर्बिटल का मतलब है इसका आकार जो है गोलाकार। देखो फिर से मैं एक बार बताता हूं, जैसे ये तो हो गया ऑर्बिट, है ना। अब हमने कहा s p d f, ये 4 ऑर्बिटल है, 4 कक्षक है। कक्षक का मतलब है वो जगह, वो कमरा जिसमें, देखो मान लो अगर ये पूरा घर है तो उस घर में वो कमरा जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल, ठीक। अब ऑर्बिटल 4 टाइप के हैं, s p d और f। अगर s है मतलब कि उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। p का जो शेप है, मतलब p जो आपका कमरा है, जो रूम है, उसका शेप होता है डंबल शेप, डंबल जो हम जिम में उठाते हैं। और d का जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है, इस तरीके से, ठीक है। और f का जो शेप है वो कोई अभी डिफाइन नहीं है, वो इस तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो ये ऑर्बिटल। तो आयरन जैसे हैवी मेटल्स जो है, अब यहाँ पर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल, फाइन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल हम जब पढ़ते हैं उसके हिसाब से फिर आयरन जो है इसका मेटल का डेफिनेशन सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आयरन के अगर हम देखें तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी में जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये डी में जाते हैं, 3D में, ठीक है। और इसके बाद इधर एक 4s होता है, यहाँ पर जाएगा और ये डी में जाएगा। तो ये तो होगा 20 21 22 23 24 25 और ये 26। इस तरीके से आयरन के लास्ट शेल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फाइन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लास्ट शेल मतलब 4s, उसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और इसी वजह से आयरन जो है धातु कहलाता है। अब देखो स्टूडेंट, इसको हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये केमिस्ट्री का डिटेलिंग का हिस्सा है। तो अभी हमें जितना पढ़ना उसके हिसाब से हमने आपको बताया कि आयरन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से वाला, ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, ठीक। और इधर वाली जो मेटल्स हैं ये ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगी। पर दोनों में कंडीशन एक ही है कि अंतिम कक्ष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो जो है धातु कहलाएगी, ठीक। चलो अब अधातु की बात करें। नॉन मेटल हम किसे कहेंगे, तो नॉन मेटल हम उसे कहेंगे जिसके लास्ट शेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 5 6 या 7। 8 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि भाई 8 अगर लिखेंगे तो वो मेटल हो जाएगी, मतलब कि उसका जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 5 6 7। तो देखो जरा नॉन मेटल कौन सी है हमारे पास, नॉन मेटल कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे कि ये देखो, ये हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये सब नॉन मेटल्स है। तो
फ्लोरीन, क्लोरीन, इनमें से कोई भी ले लो। जैसे फ्लोरीन है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो 9 है, क्लोरीन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो होता है 17, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर 17 है। तो ये क्लोरीन का अगर मैं बनाऊं तो देखो, या फ्लोरीन का बनाऊं तो 9 है ना। अब देखो इसमें फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने आ गए 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, मतलब कि ये क्या है नॉन मेटल है। तो इस तरीके से भी हम किसी भी मेटल को पहचान सकते हैं। और उसके अंतिम कक्ष में जो है 1 2 3, ठीक है, और अगर है तो वो मेटल है, और अगर 4 5 6 7 है तो वो नॉन मेटल है। फाइन, चलो अब दूसरी प्रॉपर्टी की या दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो होती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन या उनकी गेनिंग के ऊपर। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है, उसे बोला जाता है धातु, ठीक है। मतलब कि जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये जितनी भी धातुएं हैं ये सभी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 या 3। अब हर तत्व चाहता है कि उसका अंतिम कक्ष मतलब वो स्थायी हो, इसीलिए वो क्या करता है अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। एक ऑक्टेट रूल होता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है इन द सेंस कि वैज्ञानिकों ने ऐसे नियम बनाए हैं कि अगर किसी तत्व के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे स्थायी माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हर तत्व चाहता है कि उसके अंतिम कक्ष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, और इसी विन्यास को प्राप्त करने की वो कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसने ये विन्यास प्राप्त किया तो वो स्थायी हो जाएगा। तो देखो जरा कि सोडियम जो है इसके अंतिम कक्ष में अभी हमने देखा था कि सोडियम के अंतिम कक्ष में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, हो गए 11, है ना। अब सोडियम जो है अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, इसीलिए सोडियम ये चाहता है कि इसके अंतिम कक्ष में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब इसके अंतिम कक्ष में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो ये शेल जो है खत्म हो जाएगा, और अगर ये शेल खत्म हो गया तो जो आपका सोडियम है उसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, ठीक। हर तत्व चाहता है उसका स्थायित्व मिले, और इस स्थायित्व के लिए क्या जरूरी है कि अंतिम कक्ष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, और इसीलिए जितनी भी धातुएं हैं उनके अंतिम कक्ष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसीलिए वो सरलता से किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देंगी तो उनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मतलब वो स्थायी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है उसे हमने कहा कि वो धातु है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके ये सोडियम आयन बनाता है। पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके पोटेशियम आयन बनाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, मैग्नीशियम आयन बनाता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एल्यूमिनियम का आयन बनाता है। आयरन जो है ये 2 भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन और 3 भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये भी जो है 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन दोनों की तरह व्यवहार करता है। कॉपर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग कर सकता है और 2 का भी त्याग कर सकता है। इस तरीके से ये होता है, ठीक है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनों का दान करके स्थायित्व को प्राप्त हो जाएंगे, और इसीलिए उनको हम धातु कहेंगे, ठीक। अब अधातु की बात करें तो अधातु क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम अधातु कहेंगे, ठीक है। जैसे कि इधर से देखो, फिर से वही हमारी फैमिली है हेलोजन फैमिली, है ना। किसी का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, पर इसका एग्जांपल बहुत ही इजी होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक, ये जितने भी तत्व है ये इनको बोला जाता है हेलोजन्स परिवार या हेलोजन फैमिली। इनमें प्रवृत्ति होती है किसी भी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को सरलता से ग्रहण करने की। क्यों होती है? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं और स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे क्लोरीन में अभी हमने देखा था कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2 थे, दूसरे में 10 थे और तीसरे में जो थे 7 थे। अब क्लोरीन के पास भी 2 ऑप्शन है कि या तो वो 7 किसी को दे दे या 1 किसी से ले ले। तो उसके लिए भी आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है।
तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन वो आसानी से ले करके और अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोरीन से अटैच हो जाता है और NaCl जो हम नमक खाने में यूज करते हैं उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो कोई तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देकर उससे जुड़ जाता है और यौगिक बना लेता है और इसी तरीके से उसका अष्टक जो है पूर्ण हो जाता है। तो देखो अब हुआ क्या कि नमक जो है वो स्टेबल है, भाई हमको हर जगह मिल जाएगा नमक, कहीं से भी हम लेंगे तो ठीक, बट सोडियम अकेला मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो किसी के भी साथ रिएक्शन कर लेता है। क्लोरीन भी हमको अकेला मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, पर वो दोनों कहाँ पर मिलेंगे? NaCl के फॉर्म में, मतलब कि उन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ जो है, एक ने दिया दूसरे ने लिया और कंपाउंड बना करके स्थायित्व को प्राप्त हो गए। ठीक, तो ये दूसरी बात हो गई कि कोई भी धातु जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागती है और कोई भी अधातु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ठीक, अब इसी के आधार पर एक और इनका गुण होता है धातु का कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धातु तो कहते हैं, पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण उसमें जो गुण आता है वो होता है क्षारीयता का गुण। ठीक है, क्षारीयता मतलब कि बेसिसिटी या बेस बन जाता है वो। ठीक, बेस का मतलब समझते हैं ना, क्षार। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कैसा बन जाता है? वो एसिड बन जाता है, अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो जितनी भी अधातु हैं वो आप ये कह सकते हो कि उनमें एसिडिक नेचर है, और जितनी भी धातुएं हैं वो कैसी हैं? क्षारीय धातुएं हैं, मतलब बेसिक मेटल्स है। इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स को जो है बेसिक मेटल्स कहा जाता है, अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। फाइन, अब देखो पीरियोडिक टेबल जो है हमारा ये पूरी धातुओं से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम जो है इसमें धातुएं कम से कम 90 या 90 से भी ऊपर इसमें धातुएं हैं। ठीक है, अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें दोनों के कभी कभी वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी अधातु की तरह शो कर देती है, इसीलिए कोई फिक्स जो है नंबर नहीं है कि भाई हमने कहा कि 90 धातु है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उन 90 में से कभी कोई धातु ऐसी भी होती है जो किसी एक प्रॉपर्टी में, भाई सारे गुण तो धातु की तरह है पर कोई एक गुण जो है वो अधातु की तरह हो गया। ठीक है, तो उसको उस समय के लिए अधातु में काउंट कर लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास कोई फिक्स नंबर नहीं है, पर अगर मोटा मोटा एवरेज देखें तो 90 से लेकर 95 तक जो है वो धातुएं होती है हमारे पास। ठीक है, 20-22 के आसपास जो है वो अधातुएं होती है, और जो है 6 से 10 के बीच में जो है उपधातुएं होती है। फाइन, चलो तो ये एक छोटा सा डाटा हो गया। अब धातुएं देखो कौन कौन से, ये पीरियोडिक टेबल पूरा बना हुआ है हमारे पास में, है ना, तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं एक बार कि देखो ये जो पहला ग्रुप है हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सभी धातुएं हैं। दूसरा ग्रुप ये भी धातुएं हैं, यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा जो है ये पूरा धातु है, डी ब्लॉक बोला जाता है इसे। ये दोनों ग्रुप को जो है एस ब्लॉक बोला जाता है ना, अभी एस ब्लॉक पढ़ा था ना हमने, SPDF, तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाता है इसलिए S ब्लॉक। ये जो पूरा यहाँ से स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ये पूरा D ब्लॉक है, ये भी पूरी धातुएं हैं, है ना। इसके बाद में देखो तो यहाँ पर भी आपको धातुएं मिलेंगी, ये देखो ये एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं हैं, और कुछ उपधातुएं भी मिलेगी और कुछ अधातुएं भी मिलेगी, ये P ब्लॉक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, उन पर भी अभी हम एक एक करके सब पे बात करने वाले हैं। तो देखो ये कुछ 1-2 गुण हो गए। अब अगले गुण की तरफ चलते हैं। अगला गुण है धातुओं का, वो होता है शाइन करना, है ना। धातुएं जो होती है वो चमकदार होती है, उनकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है, शाइन करती है, और अधातुओं की जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती है, चमकदार नहीं होती है। अब इसमें भी कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि लेड एक धातु होती है। ठीक है, लेड एक धातु होती है, ये रहा लेड Pb, ये रहा लेड, है ना। लेड एक धातु है जो कि चमकदार नहीं है, जो कैसी होती है, डल होती, दिखाई आपका जो उसका अपीयरेंस होता है वो डल होता है, वो चमकदार नहीं होता, ये उसमें अपवाद है। दूसरी तरफ देखो तो अधातु जो है सबकी सब डल होती है, परंतु कुछ धातुएं ऐसी, अधातुएं ऐसी भी होती हैं जो चमकदार होती है, जैसे कि आयोडीन, ये रहा आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकदार होती है, ये है तो अधातु पर चमकती है। ठीक, दूसरा जो है इसका अपवाद जो है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट मतलब ये कार्बन के ही रूप होते हैं, ये कार्बन, ये भी चमकदार होते हैं, भाई हीरा चमकता है सभी को पता है,
और जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल का जो टिप होता है हमारा, वो भी क्या होता है, शाइनी होता है। तो ये अधातुएं हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, उसके बाद भी ये कैसी करती हैं, शाइन करती हैं। तो ये अपवाद है। तो ये जो अपवाद वाली चीज़ें, इनको हमको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि मेटल्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, शाइन मेटल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर जो शाइन नहीं करती उसका केवल एक ही एग्जाम्पल है, लेड। ठीक, अगला देखो, अगला गुण है हार्डनेस, मतलब कि कठोरता। ठीक है, अब देखो सभी धातुएं कठोर होती, हमें पता है कि लोहा भी कठोर है, तांबा भी कठोर है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनको हम मोड़ नहीं सकते, हाथ से दबा नहीं सकते। ठीक, परंतु अधातुएं जो है वो कैसी होती हैं, वो सॉफ्ट होती है, जनरली मुलायम होती है। परंतु धातुओं में, मेटल्स में कुछ अपवाद हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम ये रहा, पोटेशियम ये रहा, ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो कि सॉफ्ट होती, मुलायम होती है। इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है। जबकि इनमें बाकी सारे गुण किनकी तरह होते हैं, धातुओं की तरह होते हैं। फिर अगर अधातुओं की बात करें तो अधातुएं सब की सब सॉफ्ट होती है, परंतु उनमें से भी एक अपवाद है। कौन है अपवाद, हीरा, डायमंड। ठीक है, हीरा जो होता है, डायमंड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जबकि ये कैसा है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो डायमंड वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक, अगला देखो, अगला जो गुण है धातुओं का, वो है इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है। इनका जो क्वथनांक और गलनांक, ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्वथनांक का मतलब है जिस पर कोई भी पदार्थ उबलने लगे, जैसे पानी है, पानी को आप गर्म करोगे, थोड़ी देर के बाद वो क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, है ना। तो जब जिस पॉइंट पर वो उबलने लगेगा, है ना, बॉईल करने लगेगा, उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, और हिंदी में उसको बोला जाता है क्वथनांक। फाइन। फिर दूसरा है गलनांक। गलनांक जो है, गलनांक को बोला जाता है हिंदी में गलनांक ही बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर कोई मेल्ट करने लगे, पिघलने लगे, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, गलने लगे उसको बोलेंगे गलनांक। तो अब धातुओं का क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, ये दोनों ही उच्च होते हैं। क्योंकि हमने देखा है ना कि आयरन को भी अगर हमको पिघला करके, वो होता है ना, लोहार लोग या कोई भी इंडस्ट्री में कुछ भी हमको बनाना है कोई भी प्रोडक्ट, तो आयरन को पिघला करके उसको सांचे में ढाला जाता है, तो वो जो पिघलाने वाला टेम्परेचर है बहुत हाई होता है, 800-900 डिग्री, और बॉइलिंग वाला टेम्परेचर उससे भी हार्ड होता है। तो सभी धातुएं, लगभग सभी धातुओं में उन सभी का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब ये उच्च होने की वजह क्या है? उच्च होने की वजह यह है कि जैसे मान लो ये आयरन का कोई टुकड़ा है, इसमें आयरन के जितने भी परमाणु हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड है, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के थ्रू, प्रबल बंधों द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं इसके सारे परमाणु। इसीलिए धातुएं कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती हैं। ठीक है, या यूं कहें कि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। परंतु इसमें भी अपवाद है। पारा जो होता है, ठीक है, पारा जो होता है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। ठीक है, पारे का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों? उसका रीजन ये होता है कि ये लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली मैटर है ना। पारा जो है एक धातु है, ये देखो ये धातु है पारा, परंतु ये किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। इसके अलावा एक और धातु है जो है गैलियम, ये रही, ये भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसीलिए इनका जो क्वथनांक और गलनांक है वो कैसा होता है? वो कम होता है। ठीक, ये अपवाद है। उल्टा अगर इधर चले नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में देखो सभी का गलनांक एंड क्वथनांक जो है वो कम है। भाई अधातुओं में सभी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? कम है, परंतु उसमें भी अपवाद कौन सा है? उसमें भी अपवाद है सिलिकॉन और कार्बन। ठीक है, कहाँ पर है सिलिकॉन? ये देखो, ये रहा सिलिकॉन, ये रहा कार्बन। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट, दोनों ही हाई होते हैं, जबकि होना क्या चाहिए था? लो, परंतु ये भी अपनी कैटेगरी में क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। फाइन, तो ये हो गए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात। अच्छा, अधातुओं का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है सभी का, वो कम क्यों होता है? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल से, सॉरी, उनके जो एटम्स है वो आपस में कैसे अटैच्ड हैं? वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू अटैच्ड है। ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वीक फोर्स बोल लो आप सिर्फ, है ना।
वीक फोर्स है। इनके परमाणु के बीच में जो बंध है वो बहुत ही कमजोर है, मतलब बंध है ही नहीं, वो केवल आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्सेस है। बंध का मतलब होता है कि कोई एक परमाणु दूसरे से जुड़ जाए, फिजिकली आके जुड़ जाए, उससे टच करके जुड़ जाए, पर अट्रैक्शन का मतलब है कि वो दूर से भी उसको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो इनमें जो आकर्षण का बल है वो बहुत ही कमजोर होता है, और इसीलिए अधातुएं हैं वो ज्यादातर कैसी होती हैं, वो लिक्विड या गैस स्टेट में होती है। फाइन, अगला देखो डेंसिटी। भाई डेंसिटी भी ज़्यादा ही होगी, है ना, मतलब हमने कहा कि जितनी भी धातुएं हैं वो सबकी सब कैसी हैं, हार्ड है, तो इसलिए उनकी जो डेंसिटी है वो भी कैसी होती है, हाई होती है। और नॉन मेटल की जो डेंसिटी है वो कैसी होती है, लो। डेंसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में उसके कितने परमाणु हैं। जैसे मान लो ये 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया लोहे का, उसमें मान लो 1000 लोहे के एटम है ना, और यही 1 इंच का टुकड़ा लिया मैंने किसी अधातु का, है ना, किसी भी अधातु का, नॉन मेटल का टुकड़ा लिया, नॉन मेटल का, तो उसमें परमाणुओं की संख्या जो है मात्र 100 ही होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। भाई जैसे है ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, एक छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और फॉरेन में जाओगे तो वो घनत्व कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको घनत्व बोलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा परमाणु रहते हैं तो उसका घनत्व ज़्यादा है, उसी एरिया में कम परमाणु है तो घनत्व कम हो गया। तो धातुओं का घनत्व सबका ज्यादा होता है और अधातुओं का जो घनत्व है वो कम होता है। इसमें भी अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम, है ना, सोडियम और पोटेशियम जो कि कैसे हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, इसलिए इनका जो डेंसिटी है वो कम होती है। उधर जाओगे तो यहाँ पर डायमंड की जो डेंसिटी है वो कैसी है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये तो हार्ड होता है। तो अपवाद हमें दोनों ही तरफ मिलेंगे। अगला इनका गुण है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, हिंदी में उसको बोला जाता है तन्यता, है ना। उसको भी देखो जरा, तन्यता का मतलब है तन्यता, है ना, डक्टाइल। इसका मतलब है किसी भी मेटल को खींचकर उसके वायर बनाना। क्या बनाना, वायर। भाई जैसे आयरन है, उसको खींचकर हम लोहे का तार बना सकते हैं आयरन का, है ना। उसके बाद कॉपर है, कॉपर को भी मेटल को खींचकर हम लोहे का तार बना सकते हैं, है ना, वो टूटेगा नहीं, कहने का मतलब टूटेगा नहीं। पर अधातुओं के साथ अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो खींचेंगी नहीं, वो टूट जाएंगी, और इसीलिए इस गुण को बोला जाता है तन्यता, डक्टाइल, जो कि मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। ठीक, अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा किस धातु को खींचा जा सकता है ना। तो सबसे ज्यादा जो है टंगस्टन एक धातु होती है, ठीक है, इसके बाद में आपका गोल्ड होता है, सिल्वर होता है ना। इन धातुओं को बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है, मतलब कि गोल्ड के 1 ग्राम से, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 से 2.5 किलोमीटर का वायर बना सकते हो, इतना ज्यादा आप गोल्ड को खींच सकते हो। इसीलिए तो भाई होता है ना कि 1 तोला मतलब 10 ग्राम से हमारी ज्वेलरी जो है कंप्लीट हो जाती है, बहुत अच्छी ज्वेलरी बन जाती है। 1 ग्राम आधे ग्राम से भी सोने की कोई ज्वेलरी बन जाती है। क्यों, क्योंकि सोने को बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है ना। वही गुण चांदी में भी है, और टंगस्टन जो है उसको भी बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, और इतना ज़्यादा उसको खींच सकते हैं कि उसका जो वायर बनता है वो दिखाई भी नहीं देता है, इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इन तीनों धातुओं को बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा जो है डक्टाइल होती है, सबसे ज़्यादा खींची जा सकती है। इस तरफ देखोगे तो अधातुओं में तो वो गुण नहीं है, अधातु जो है उनको खींचा नहीं जा सकता, परंतु अपवाद उसमें भी है। अपवाद है कार्बन फाइबर, है ना। कार्बन फाइबर जो है एक नॉन मेटल है जो कार्बन से ही बनती है, बट उसका प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें डक्टिलिटी होती है, उसको खींचा जा सकता है। ठीक है, जैसे जो महंगी महंगी स्पोर्ट्स की कार्स होती हैं या महंगी महंगी बाइसिकल्स होती हैं, उन सभी को कार्बन फाइबर से बनाया जाता है, क्योंकि वजन में बहुत हल्का होता है और मजबूती में बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो भी खींचा जा सकता है। तो ये अपवाद हो गया। अगला देखो, अगला गुण है मेलिबिलिटी, मतलब कि धातुओं को, मेलिबिलिटी का मतलब होता है उनको पीटना, धातुओं को पीट कर उनका शेप हम चेंज कर सकते हैं, उनको हथौड़े से या किसी भी मशीन से पीट करके उनको प्रेस करके उनका जो शेप है वो चेंज किया जा सकता है, पतली चादरें बनाई जा सकती है। इस गुण को कहा जाता है मेलिबिलिटी, और ये गुण भी धातुओं में होता है, अधातुओं में नहीं होता। हमने देखा होगा ना कि भाई जैसे जो
सिल्वर का वर्क बनता है जो मिठाइयों पर लगाया जाता है, बहुत पतला होता है, सिल्वर मेटल है, उसको इतना ज़्यादा प्रेस किया कि उसका वर्क बना लिया, पतला सा पेपर, है ना। एल्यूमिनियम फॉइल होती है जिसमें हम कुछ भी रैप कर सकते हैं, वो भी क्या होती है, वो भी मेटल ही होती है, पर उसको बहुत ज़्यादा जो है पतला किया जा सकता है, ठीक। अब इसमें अपवाद क्या है कि सोडियम पोटेशियम को आप दबा नहीं सकते हो, उनको फैला नहीं सकते हो। साथ ही में जो जिंक है, जिंक कहाँ पर है, जिंक रहा ये, जिंक जो धातु है इसको भी आप किसी भी प्रेशर के थ्रू इसका शेप चेंज नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। अगर करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, है ना, मतलब उसमें ये गुण नहीं पाया जाता है। अगला है, अगला वही गुण है, इसको बोला जाता है भंगुरता, मतलब कि प्रेशर देने पर वो टूट जाती है। धातुएं जो है भंगुर नहीं होती है, उन पर आप कितना भी दबाव डालो धातु अपना आकार बदल लेगी पर टूटेगी नहीं। परंतु जिंक एक ऐसी धातु है जो दबाव देने पर टूट जाती है, उसमें वह गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में भी देखो, अधातुओं में क्या है, अधातुओं में ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ठीक है, जो कि प्रेशर डालने पर टूट जाती है। बाकी की अधातु जो है वो तो लिक्विड और गैस होती है, तो उन पर प्रेशर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है, मतलब अपर रूप है, उसी का एक रूप है, उस पर अगर आप प्रेशर डालोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक। अगला है कंडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, कंडक्शन और बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। कंडक्शन का मतलब है जैसे कि हम बोलते हैं ना, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, कंडक्टर होती है ना, मतलब कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर से बिजली या करंट का फ्लो हो सके, है ना। मान लो ये सोर्स ऑफ करंट है, ठीक है, ये आपके करंट का सोर्स है, मान लो कोई बैटरी है यहाँ से, ठीक है, ये बैटरी है। अब यहाँ से ये जो वायर लगा हुआ है ये मेटल का वायर है और ये बल्ब लगा दिया हमने, तो अगर ये वायर मेटल का है, मतलब कॉपर का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, तो ये बल्ब क्या होने लगेगा, जलने लगेगा, मतलब कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। धातुओं में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, धातुओं में से ऊष्मा का भी प्रभाव हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखना कभी कि लोहे की रॉड लेकर के उसका एक सिरा अगर आप गर्म करोगे तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म होने लगेगा, मतलब कि होता है ना कि भाई जैसे हम खाना बनाते हैं चिमटे का यूज़ करते हैं, तो चिमटे का एक ही हिस्सा जो है फायर को टच करता है, आग को, पर चिमटा जब तक पूरा खाना बनता है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब कि धातु में ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, हीट का कंडक्शन हो सकता है, एक सिरे को भी गर्म करोगे तो दूसरे सिरे तक ऊष्मा जो है पहुंच जाएगी, ठीक। पर अधातुओं में ये गुण पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाएगा, अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाएगा। परंतु एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, जो कार्बन का एक रूप है, वो समस्त इलेक्ट्रिसिटी और हीट को जो है कंडक्ट कर सकता है, मतलब कि उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ऊष्मा का भी प्रवाह हो सकता है, ठीक। फिर अगर मेटल में बात करें तो टंगस्टन, है ना, टंगस्टन एक ऐसी मेटल है, ये रहा टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सीबोर्गियम। टंगस्टन एक ऐसी मेटल है जो कि बैड कंडक्टर होती है, मतलब कि इसमें से बिजली का प्रवाह नहीं हो सकता, बैड कंडक्टर, है ना। विद्युत धारा की कुचालक है ये, और विद्युत धारा की कुचालक है और ऊष्मा की भी कुचालक है। विद्युत धारा की कुचालक है, परंतु ये है क्या, धातु है, इसीलिए अपवाद है। और इसीलिए इसका उपयोग जो है बल्ब बनाने में किया जाता था। पुराने समय में जो येलो वाले जो लट्टू चलते थे ना बल्ब, उनमें जो बीच का जो वायर होता था वो किसका बना होता था, टंगस्टन का। और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जाता था तो ये उसको पास होने नहीं देता था, मतलब कि बैड कंडक्टर का मतलब है कि अगर आपने यहाँ मान लो 10 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो वो 9 को रोक लेगा और केवल 1 ही एम्पियर यहाँ से जा सकेगा। बात समझ में आ रही, बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर है, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस, इसका जो प्रतिरोध है, विद्युत धारा को रोकने की जो क्षमता है वो कैसी है, वो ज़्यादा है, और इसी वजह से वो वायर चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है और हमें बल्ब से रोशनी मिलने लगती है, ठीक है। तो ये उसका अपवाद हो गया। फिर अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो धातुओं की सबकी भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस है ना। सभी धातुएं लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। 2 धातुएं हैं जो ठोस अवस्था में नहीं है, कौन कौन सी, पारा है और आपका गैलियम है। ये दोनों धातुएं ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक। फिर अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस भी होती है, ठीक है। ठोस में जैसे कि सॉलिड में कार्बन और फास्फोरस, ये देखो
ये कार्बन और ये फास्फोरस, ये जो दोनों अधातुएं हैं ये सॉलिड स्टेट में मिलती है, हमें ठोस अवस्था में मिलती है। उसके बाद जो है गैस की अगर बात करें तो क्लोरीन है, देखो गैस में तो बहुत सारे एग्जांपल है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है, गैस है, और ये सब की सब अधातुएं हैं, नाइट्रोजन है। उसके बाद लिक्विड की अगर बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि कैसी है, लिक्विड स्टेट में मिलती है। ये रहा ब्रोमीन। ब्रोमीन मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलती है, द्रव अवस्था में प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट की हमने बात कर ली। तो धातु और अधातु वास्तव में क्या है, वास्तव में क्लासिफिकेशन है। किसका क्लासिफिकेशन है, ये तत्वों का क्लासिफिकेशन है। अगर हम जो है इन तत्वों को आसानी से समझ सके उसका ये उदाहरण है। अब देखो इनके कुछ, ये तो हमने भौतिक गुणों की बात करी जो ऊपर से हमको दिखाई देते हैं या महसूस किया जा सकते हैं। अब कुछ इनके फटाफट से हम केमिकल प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं। तो धातु है, देखो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो भी धातु है, मान लो आयरन है, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड का निर्माण करती है। ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करेगी। फाइन, ये हो गया इनका गुण पहला कि जो है धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगी, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करेगी। जैसे होता है ना कि लोहे लगना, लोहे पर जंग लगना मतलब कि कोरोजन, ये किसका उदाहरण है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। फिर अगली बात करें तो धातुओं की क्रिया कराएं हम किससे, जल से। तो जल में देखो दो तीन कंडीशन है। पहले तो कोल्ड वाटर हो सकता है, ठंडा जल, दूसरा हॉट वाटर हो सकता है, गर्म जल, और तीसरा जो है वाटर की वेपर हो सकती है, ठीक है, जो द्रव है, जो वाटर है उसकी वेपर हो सकती है, उसकी वाष्प हो सकती है। फाइन, तो देखो तीनों के साथ हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। कोल्ड वाटर के साथ कराओ किसी भी धातु की रिएक्शन, अगर हम पानी से कराएंगे तो पहली चीज तो बनेगा क्या, पानी से कराओगे तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जैसे कि देखो कोल्ड क्या है कोल्ड वाटर या हॉट वाटर, दोनों से ही रिएक्शन कराने पर आपका जो है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जैसे कि मान लो सिंपल सा एग्जांपल मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम तो सॉरी हॉट से करता है, ये तो करता ही नहीं है रिएक्शन, इसके साथ कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम की अगर रिएक्शन कराई मैंने पानी के साथ, ठीक है, पानी कैसा हो, गर्म हो या ठंडा हो, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया, ये इसकी अभिक्रिया हो गई। परंतु जो मैग्नीशियम है वो ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है क्रिया करेगा किसके साथ, क्रिया करेगा वो गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ, और क्रिया करके क्या बनाएगा, वही हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये ठंडे जल से क्रिया है, ये गर्म जल से क्रिया है। ये थोड़ा सा जो है लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए गर्म जल से क्रिया करता है, और कैल्शियम जो है ठंडे जल से ही क्रिया कर लेता है। फाइन, दूसरा देखो कि अगर वाटर की वेपर से रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा, वाटर की वेपर से अगर रिएक्शन कराओगे तो ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, मान लो कैल्शियम प्लस आपका वाटर, ये गैसियस स्टेट में आपने लिया, स्ट्रीम ली, उसकी वाष्प ली, भाप, ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब जल से करा रहे थे तो यहाँ पर क्या बन रहा था, हाइड्रोक्साइड बन रहा था, हाइड्रोक्साइड, और अब करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, सिर्फ ऑक्साइड, है ना। तो वाटर में तीन कंडीशन है, गर्म जल, ठंडा जल और वाटर की वाष्प, मतलब वाटर की वेपर, है ना। वेपर से कराएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड, और जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। फाइन, अगली जो रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। धातु की अगर एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देख लो जरा, धातु ले ली हमने कोई सी भी, मान लो मैग्नीशियम, है ना, एसिड कौन सा, HCl, कैसा है, डाइल्यूट, तनु अम्ल है। इससे आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, इससे अभिक्रिया कराओगे तो उसका लवण बनेगा, क्योंकि हमने बताया था कि धातु किस प्रवृत्ति की होती है, धातु क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, और क्षार की क्रिया अम्ल से कराओगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा, है ना, वही चीज हो रही है। तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिया करके MgCl2 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है। फाइन, ये हो गई अम्ल से क्रिया। और अधातुओं कॉपर जो है ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, कॉपर के लिए कंसंट्रेटेड एसिड आपको चाहिए होगा। बात समझ में आ रही, ठीक।
चलिए, तो ये उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, फाइन। तो धातु और अधातु से संबंधित जो भी हमें इंफॉर्मेशन आपको देनी थी वो हम दे चुके हैं। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है इससे संबंधित।